भारत की है। सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूरा करना है फ्रेंड्स। मूल भाषा, राजभाषा, अंतर्राज्यीय भाषा या राष्ट्रभाषा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा जो फ्रेंड्स है वो कौन सी भाषा है? फारसी भाषा है फ्रेंड्स। कौन सी भाषा है फ्रेंड्स? फारसी भाषा है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 343 देवनागरी भाषा को हिंदी की राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स। इस प्रकार राजभाषा के अंतर्गत जो भाषा शामिल होती है उस भाषा का नाम है कौरवी। कौरवी खड़ी बोली की भाषा फ्रेंड्स। कौन सी भाषा फ्रेंड्स? खड़ी बोली की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता? अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसा समास है फ्रेंड जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता फ्रेंड्स, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। मिर्जा गालिब की बात करें फ्रेंड्स तो मिर्जा गालिब एक शानदार शायर थे। वो क्या थे? एक शानदार शायर थे। ओके फ्रेंड्स, इनका जन्म 1797 में हुआ था फ्रेंड्स। 1797 में आगरा में मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। मिर्जा गालिब साहब का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मिर्जा गालिब जी की मृत्यु 1869 में हो गई थी फ्रेंड्स। 1869 में मिर्जा गालिब जी की मृत्यु हो गई थी। मिर्जा गालिब जी का जो वास्तविक नाम था, मिर्जा गालिब साहब का जो वास्तविक नाम था अशादुल्ला बेग खां। क्या नाम था फ्रेंड? अशादुल्ला बेग खां। बेग खान नाम था फ्रेंड्स। अशादुल्ला बेग खान मिर्जा गालिब जी का वास्तविक नाम था फ्रेंड्स। अगर इनके जन्म और मृत्यु से आपको संकेत मिल चुका होगा फ्रेंड्स कि ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये मिर्जा गालिब साहब जो हैं वो बहादुर शाह जफर सेकेंड के दरबारी कवि थे फ्रेंड्स। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर की बात करा जाए फ्रेंड्स, ये जो थे ये मुग़लों के अंतिम शासक थे या मुग़लों के अंतिम राजा थे फ्रेंड्स। मुग़लों के अंतिम राजा थे बहादुर शाह जफर। ओके फ्रेंड्स, और मिर्जा गालिब साहब की बात किया जाए तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये बहुत अच्छे शायर थे। ठीक है, बहुत से शायरी लिखे थे, उनमें से एक शायरी हम आपके सामने प्रस्तुत करने चाहते हैं फ्रेंड्स। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो ये मिर्जा गालिब साहब की शायरी थी फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आपको ये शायरी और हमारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मूर्धन्य, कंठ, दंत्य या अनुनासिक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दंत्य। तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत्य कहते हैं फ्रेंड्स। अगर दंत्य की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं फ्रेंड्स? त, थ, द, ध, न। ये दंत्य वर्ग के वर्ण है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर क की बात करें, कंठ वर्ग की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे वर्ण आते हैं, जैसे क, ख,
ठीक है, ग, घ, अंग। ओके फ्रेंड्स, ये कंठ वर्ग के वर्ण थे फ्रेंड्स। इसी प्रकार मूर्धन्य वर्ग का अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो मूर्धन्य वर्ग के जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये मूर्धन्य वर्ग के वर्ण हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और इसी प्रकार अनुनासिक देखा जाए कि अनुनासिक में कौन से वर्ण आते हैं, तो अंग जो है वो अनुनासिक वर्ण में आता है फ्रेंड्स। और हर वर्ग का पांचवा वर्ण, कौन सा वर्ण? पांचवा वर्ण फ्रेंड्स अनुनासिक होता है। ओके फ्रेंड्स, हर वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? अनुनासिक होता है फ्रेंड्स। ओके, तो जिनका उच्चारण ऊपर के धातु पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, दंत कहते हैं फ्रेंड्स। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से, संस्कृत से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से। अगर हिंदी का विकास देखा जाए फ्रेंड, तो कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत आया फ्रेंड्स। क्या आया? वैदिक संस्कृत आया फ्रेंड। ओके फ्रेंड, वैदिक संस्कृत आया। उसके बाद आया पाली आया फ्रेंड्स। क्या आया? पाली आया। उसके बाद देखें प्राकृत आया फ्रेंड्स, प्राकृत आया। नेक्स्ट अपभ्रंश आया, अपभ्रंश आया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, और उसके बाद आया आर्य भाषा। क्या आया फ्रेंड? आर्य भाषा आया। ओके फ्रेंड्स, आर्य भाषा आया। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए पाली की, अगर पाली के बारे में जानकारी लिया जाए तो ये बुद्ध से संबंधित है। इसी प्रकार प्राकृत जैन धर्म को दर्शाता है, जैन। ओके फ्रेंड्स, और अपभ्रंश का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अपभ्रंश का मतलब होता है पथ से भटकना, पथ से भटकना। ये क्या है? अपभ्रंश का अर्थ है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अगर स ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है फ्रेंड? दंत, क्योंकि दंत में स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसी प्रकार मूर्धा में देखेंगे तो षटकोण स आएगा फ्रेंड्स। इनका उच्चारण स्थान क्या है? षटकोण स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा आएगा। इसी प्रकार तालु, तालु में बड़ा सा, तो बड़ा सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है फ्रेंड्स। इसी प्रकार दंतालु की अगर बात किया जाए तो इसमें दांत और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है। दांत और तालु दोनों का उपयोग कर कर उच्चारण किया जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या बहुवचन? तो हस्ताक्षर शब्द जो है वो नित्य बहुवचन के शब्द है। कैसे शब्द है? नित्य बहुवचन के शब्द है। ये क्या है? हस्ताक्षर शब्द। अगर और देखा जाए इसी प्रकार आंसू, आंसू भी क्या है फ्रेंड्स? नित्य बहुवचन के शब्द है। प्राण, ये भी क्या है? नित्य बहुवचन के शब्द है फ्रेंड्स। आंसू, प्राण, दर्शन, दर्शन भी क्या है? नित्य बहुवचन के शब्द है फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए तो आंसू बह रहे हैं, दर्शन हो गए, प्राण उड़ गए। इसी प्रकार हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार सारे के सारे आंसर नित्य बहुवचन के अंतर्गत। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। तो ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या है फ्रेंड्स? ऋण प्लस मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त, या ऋण से मुक्ति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऋण से मुक्ति। क्योंकि ऋण मुक्त का अगर विग्रह किया जाए तो इसका विग्रह करने पे आएगा ही ऋण से मुक्ति। क्या आएगा फ्रेंड? ऋण से मुक्ति। और से क्या है? विग्रह कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। ये कौन सा कारक चिन्ह है फ्रेंड? अपादान कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? अपादान कारक चिन्ह है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है?
यानी ऋजु का विपरीत बताना है कि कौन सा ऋजु का विलोम शब्द है। ठीक है, सूर, वक्र, सरस, मिथ्या। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वक्र। आइए देखते हैं ऋजु का अर्थ क्या होता है फ्रेंड। सबसे पहले ऋजु का अर्थ देखा जाता है। ऋजु का अर्थ जो होता है फ्रेंड, उसका अर्थ होता है सीधा। तो इसका उल्टा क्या होगा फ्रेंड्स, वक्र। तो वक्र का अगर अर्थ देखा जाए, इसका अर्थ होता है टेढ़ा। ओके फ्रेंड, अगर और सभी ऑप्शन का अर्थ देखा जाए तो इस प्रकार सरस का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, नीरस होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, नीरस। इसी प्रकार मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा, सत्य होगा फ्रेंड्स। क्या होगा, सत्य होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, त्रिफला में कौन सा समास है, आपको बताना है कि त्रिफला में कौन सा समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि त्रिफला में कौन सा समास है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। तो त्रिफला का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, त्रिफला का अर्थ होता है तीन फलों का समूह। क्या होता है फ्रेंड, तीन फलों का समूह को ही क्या कहते हैं हम, त्रिफला कहते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं फ्रेंड, त्रिफला कहते हैं। ओके फ्रेंड, और त्रि क्या है, अगर आप देखेंगे त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है फ्रेंड, तीन होता है। और जिसमें संख्या आता है फ्रेंड, वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है फ्रेंड। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है फ्रेंड। यथा विधि में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो यथा विधि में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगर अव्ययी भाव समास की बात किया जाए, पहचाना जाए कि कैसे अव्ययी भाव समास होगा, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है फ्रेंड्स, कि जिस शब्द के पहले यानी उपसर्ग में क्या क्या है, यथा, आ, प्रति, भर, अगर ये सारे शब्द किसी शब्द के पहले लग जाते हैं तो वो अव्ययी भाव समास हो जाते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार द्वंद्व समास की बात करते हैं फ्रेंड। तो द्वंद्व समास में हम देखेंगे कि इसमें दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं फ्रेंड्स। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे रात, दिन। ओके फ्रेंड, सुख, दुख, ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स, विपरीत है। ओके फ्रेंड, सत्य, असत्य, ये सब क्या है, एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स, विपरीत है। तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगर देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की अगर पहचान देखा जाए तो बहुव्रीहि समास में अगर देखा जाए कि इसमें दो शब्द किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। दो शब्द मिलेंगे तो किसी तीसरे के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, किसी तीसरे शब्द के बारे में बताएंगे। तो वो कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर देखा जाए त्रिनेत्र, क्या है, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र तो लिखा है मगर त्रिनेत्र किसी तीसरे को दर्शा रहा है, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, अर्थात ये कौन सा समास हुआ फ्रेंड, बहुव्रीहि समास हुआ। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचाना फ्रेंड्स, रचयिता, पूजनी, आँख, नरक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। आइए देखते हैं रचयिता लिखाता कैसे है। ठीक है, इसमें क्या लिखा, रचियता, रचियता लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए फ्रेंड, रचयिता। यहाँ पे य पर छोटी की मात्रा लगेगी फ्रेंड, न कि च पर। ओके, इस प्रकार पूजनी शुद्ध है फ्रेंड्स, आँख भी शुद्ध है और नरक भी शुद्ध है। ये तीनों शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बार बार में समास है, बार बार में समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो बार बार, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। तो बार बार आप देखेंगे एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी पुनः आया है। जो शब्द बार बार आए या पुनः आए, ठीक है,
तो उन्हें अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखा जाता है फ्रेंड्स। यानी एक ही शब्द अगर बार बार आए तो वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अगर एक एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे धीरे धीरे, क्या होता है फ्रेंड्स? धीरे धीरे, ये किसका एग्जाम्पल है? अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है? अधूरी मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी, साम्राज्य का वैभव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जीवन के पहलू। जीवन के पहलू रांगे राघव की रचना नहीं है, क्योंकि जीवन के पहलू की रचना जो किए हैं वो अमृत राय जी ने किए हैं। किसने किए हैं? अमृत राय जी ने किए हैं। ये क्या थे? ये प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे। ये क्या थे? प्रेमचंद्र जी के क्या थे? पुत्र थे। प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं अमृत राय जी, ठीक है। और अमृत राय जी ने ही कलम का सिपाही नामक एक जीवनी लिखी है जो मुंशी प्रेमचंद्र जी पर आधारित है, ठीक है। कलम का सिपाही। निम्न में से नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो नीति निपुण में कौन सा शब्द समास है फ्रेंड्स? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नीति निपुण का अर्थ होता है नीति में निपुण। क्या होता है फ्रेंड? नीति में निपुण। ओके, तो इसमें में क्या है? ये कारक चिन्ह है फ्रेंड। क्या है? कारक चिन्ह है। में, पर, ये सब क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, इसलिए कारक चिन्हों की अगर बात किया जाए तो वो कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास आता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।